तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीसी फार्मा में। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि हम अपने चैनल के माध्यम से डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग वीडियो हम लोग उस पर बनाएंगे। जी चलिए, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं अपने अभिभावक एवं गुरुजनों को प्रणाम करके। आज का सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोलॉजी। जी, इसमें हम आज डी फार्मेसी बी फार्मेसी दोनों के लिए लेक्चर वीडियो बना रहे हैं, जिसे यूनिट फर्स्ट या फिर चैप्टर फर्स्ट आप बोल सकते हैं। जी, इसमें आपका मेन हेडिंग जो है वो है जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी, सामान्य फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी जो शब्द है इसको हमें समझना पड़ेगा, तो आज वही सब चीजें हैं। फर्स्ट टॉपिक में देखिए, टॉपिक हमने लिखा है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। हमें आज इंट्रो देना है फार्माकोलॉजी का, कि आखिर ये क्या है, क्यों पढ़ना है, आखिर फार्मेसी में इसे क्यों इंक्लूड किया गया है, क्यों फार्मेसी के सिलेबस में रखा गया है। जी देखते हैं, इसमें 3 टॉपिक है: डिफिनीशन, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। डिफिनीशन आप जानते हैं, परिभाषा। हमें जो इसमें कुछ शब्द रहेंगे उसको परिभाषित करना रहेगा कि इसका क्या मतलब है, क्या मीन है। हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक होता है, और लैंडमार्क मतलब होता है चिन्हित। जैसे हम लोग कभी ऑनलाइन करते हैं कोई चीज तो देता है लैंडमार्क मेंशन कर दीजिए, जैसे मंदिर वगैरह, कोई ऐसी चीज हो खास, है ना। तो वही है मेडिकल फील्ड में हिस्टोरिकल लैंडमार्क, ऐतिहासिक, ऐसा क्या हुआ है मेडिकल फील्ड में जिसे इसमें बताया जाएगा। तीसरा है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी को पढ़ के हम क्या क्या जान सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसे ही तो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, दिया नहीं जाएगा कि टाइम पास के लिए पढ़ाया जाए, ठीक है। तो उसका स्कोप भी पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग को अपने या टॉपिक को, डिफिनीशन जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, उसको हम आज सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं और जानते हैं। चलिए, पहले मैंने सबसे पहले लिख दिया है, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी इज सर रामनाथ चोपड़ा। जो इंडियन फार्माकोलॉजी है, भारतीय फार्माकोलॉजी के पिता या जनक सर रामनाथ चोपड़ा जी को कहा जाता है। जनक से मतलब ही होता है कि कोई भी ऐसा चीज है या क्षेत्र है जिसमें उस व्यक्ति विशेष का ज्यादा योगदान हो या कुछ अहम भूमिका हो। जैसे हमारे घर पे हमारे पिताजी का, उनके वजह से ही सब चीजें सुव्यवस्थित कहीं ना कहीं है, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे पूरे परिवार को चलाने में, देखने में, है ना। ठीक, फार्माकोलॉजी डिफिनीशन देखते हैं फार्माकोलॉजी का, और इसके शब्द को समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ये जो डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, डिराइव मतलब उत्पत्ति होना, इसकी उत्पत्ति जो है 2 ग्रीक शब्दों से हुआ है। फार्माकोलॉजी शब्द का उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से हुआ है। फर्मा का मतलब है फार्माकोन, और लॉजी का मतलब है लोगस। फार्माकोन प्लस लोगस 2 ग्रीक वर्ड है, जिसमें फार्माकोन का मीन है ड्रग और लोगस का मतलब है स्टडी। ठीक है, फार्माकोन का मीन है ड्रग और लोगस का मीन है स्टडी। तो अगर इसी को डिफिनीशन के तौर पे देखा जाए तो सीधे सीधे बोल सकते हैं फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग। ठीक है, शब्दों से तो यही हमें दिख रहा है, पता चल रहा है ना, ड्रग एंड स्टडी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफिनीशन के तौर पे इसे लिखा भी है, पर परिभाषा के तौर पे, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग एंड इट्स एक्शन ऑन बॉडी एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू ड्रग। यह एक शाखा है मेडिकल साइंस का, चिकित्सिक विज्ञान का। यह एक शाखा है चिकित्सा विज्ञान का, जिसमें हम अध्ययन करते हैं दवाई का और उसके
कार्यों का, इट्स एक्शन, उसके प्रतिक्रिया का, कार्य का, ऑन द बॉडी, शरीर पे दवाई का क्या कार्य हो रहा है, एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू ड्रग, और जो ड्रग है, जो दवाई है, वो हमारे शरीर पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है, चिकित्सा विज्ञान का ये शाखा है, जिसमें हम दवा के बारे में अध्ययन करते हैं और उसके कार्यों का, और साथ ही साथ ये भी पढ़ते हैं कि हाउ टू बॉडी रिस्पॉन्ड, जो हमारी शरीर है दवा के प्रति कैसा अपना प्रतिक्रिया देता है। जी, समझ आ गया। फार्माकोलॉजी जो फार्मेसी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सिर्फ दवाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, और दवा कैसे शरीर पे काम कर रहा है और शरीर दवा के लिए कैसे काम कर रहा है ना। क्लियर। फार्माकोलॉजी में हम दवा के बारे में पढ़ेंगे, दवा को बनाने के बारे में नहीं, दवा के बारे में कि वो कैसे शरीर पे काम कर रहा है या शरीर दवा के साथ कैसे काम कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। ठीक जी। फार्माकोलॉजी जो है, अब इसमें दो चीजें हमने देख ही लिया कि दवा कैसे काम करेगा और शरीर दवा पे कैसे काम करेगा। जब हम दवा खाते हैं शरीर में वो जब जाता है, तो दो चीजें यहीं से क्लियर हो रही है। तो इन दोनों को क्लियर करने के लिए ही फार्माकोलॉजी को बांटा गया दो पार्ट में, टू डिवीजन, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक में आपको दिख रहा होगा फार्माको, यहाँ पे भी है, तो फार्माकोन जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ड्रग है। काइनेटिक नया वर्ड आया है, ये भी ग्रीक वर्ड है, जिसे काइनेसिस कहते हैं, ग्रीक वर्ड काइनेटिक काइनेसिस से लिया गया, जिसका मतलब होता है मूवमेंट, दवाई का मूवमेंट, है ना। दवाई का मूवमेंट यानी कि बॉडी में ही होगा, शरीर में ही होगा मूवमेंट, आगे बढ़ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसमें सीधे सीधे हम पढ़ते हैं कि शरीर जो है दवाई के साथ क्या करता है। जी, फार्माकोकाइनेटिक में हम यही पढ़ते हैं कि शरीर जो है दवाई के साथ क्या करता है, क्योंकि मूवमेंट दवाई का शरीर में ही होगा। हाउ टू रिस्पॉन्ड बॉडी टू द ड्रग। दूसरा टर्म है इसी में फार्माकोडायनेमिक। दूसरा टर्म है फार्माकोडायनेमिक, जिसमें फार्माका का मीन फार्माकोन है, ग्रीक वर्ड से लिया गया, जो जिसका मीन ड्रग। इसमें डायनेमिक वर्ड अलग से ऐड हुआ है, जिसका ग्रीक वर्ड होता है डायनेमिक, और उसे पावर की तरह हम समझते हैं। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। तो इसमें जब हमने देख लिया कि बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, यानी बॉडी जो है दवा के साथ क्या कर रहा है। ठीक है। अब इसमें जो फार्माकोडायनेमिक में अब एक तो हो गया, अब यहाँ पे आएगा ड्रग पावर। सीधे सीधे समझ आ रहा है कि अब दवा जो है शरीर के साथ क्या करेगा। ठीक है। फार्माकोलॉजी जो है दवाई और उसके कार्यों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। और शरीर उस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, उसी में दो चीजें छिपी हुई हैं, दवा के कार्य और शरीर का कार्य। तो उसी को दो भाग में बांट दिया गया है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक में काइनेटिक का मीन ही है मूवमेंट, दवा का मूवमेंट शरीर में ही होगा, मुंह से लेके पेट में गया, पेट से लेके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में फैला। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि दवाई पे या दवाई के ऊपर शरीर क्या वर्क करता है। और फार्माकोडायनेमिक में एक जब चीजें हो गई तो सीधे सीधे इसमें दिख रहा है ड्रग और पावर। दवा का पावर क्या है, तो दवा की पावर की बात हो रही है, तो अब दवाई कुछ करेगा शरीर में। ये दो तीन चीजें हमने क्लियर किया डेफिनेशन के माध्यम से। अब इसी में कुछ डिफिनेशंस और हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहा होगा, मेंशन किया है, फार्माको एपिडेमियोलॉजी, फार्माको इकोनॉमिक्स, रिसेप्टर्स है, फार्माको विजिलेंस है, ड्रग है, पोटेंसी है, एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट। इसको एक एक को समझ लेंगे और प्रॉपर डिफिनेशन वगैरह आपको नोट्स मिलेंगे। फार्माको एपिडेमियोलॉजी, फार्मा वर्ड यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी इसका मीन
दवा से, एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है लार्ज पॉपुलेशन, बड़ी संख्या, दवा और बड़ी संख्या। तो दवाई का प्रभाव, हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो दवाई का प्रभाव बड़ी संख्या पे क्या हो रहा है, यही फार्माको एपिडेमियोलॉजी। जैसे अभी कोरोना आया था जल्दी में, तो उसमें तरह तरह की जो दवाइयाँ अलग अलग जगहों से बनाई जा रही थी, बनानी भी चाहिए भैया, साइंटिस्ट हैं, हमने ये फार्माकोलॉजी पढ़ा है, दवाइयाँ रोज केमिस्ट्री के माध्यम से अलग अलग ग्रुप जोड़ के सब बनाया जाए। तो फार्माको एपिडेमियोलॉजी में यही पढ़ते हैं कि दवाई का बड़े पैमाने पे या बड़े संख्या में जो लोग हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन ऑन द लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, फार्माको इकोनॉमिक्स, वहां पे भी फार्माकोन वर्ड आ रहा है जिसका मीन ड्रग है। इकोनॉमिक्स से मतलब ही होता है पैसा, आर्थिक स्थिति, ये चीजें मेंशन करते हैं। तो दवा और उससे संबंधित खर्च या पैसे की बात हो रही है, तो उसमें यही पढ़ा जाता है, जो सीधे बोल सकते हो फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है, जिसमें हम दवाई, जो नई नई दवाइयाँ बनाते हैं, तो आपको पता है कि पहले से मार्केट में एक ही चीज को ठीक करने के लिए ढेर सारी दवाइयाँ हैं, तो जो नई बनेगी उसी के समरूप होना चाहिए, या फिर उतने ही खर्चे आए या उतने ही दाम पे मार्केट में बिके। तो जो कंपेरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है कि दवाई जो नई बनाई है वो उसी अनुरूप है, उसी रेट पे या एमआरपी पे बिक पाएगी या नहीं बिक पाएगी। ये सब चीजें हम फार्माको इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फार्माको इकोनॉमिक्स इट डिफाइंड एज द कंपेरिजन ऑफ न्यू ड्रग on the relation to another drug which are present in market। ठीक, तो टर्म्स हमने देख लिया। वहीं पे देखिए रिसेप्टर आपको दिख रहा होगा, हमने अगले वीडियो में भी रिसेप्टर के बारे में थोड़ी सी बात की थी। रिसेप्टर एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है। रिसेप्टर एक प्रोटीन का बना है। प्रोटीन आप सब जानते हो कि हमारे शरीर में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। रोज हम प्रोटीन दाल के माध्यम से और तरह तरह की चीज़ों से हम लेते हैं। तो शरीर में जो भी चीज़ें बनेंगी, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन, इन्हीं सब चीज़ों से बनेंगी। तो रिसेप्टर जो एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का बना हुआ अणु है, जो हमारे कोशिकाओं पे पाया जाता है, उसके मेम्ब्रेन पे, कोशिका झिल्ली पे पाया जाता है। उनका यहाँ पे मेंशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पूरी जो फार्माकोलॉजी है, रिसेप्टर, न्यूरोट्रांसमीटर, इन्हीं पे बेस्ड है या इन्हीं पे आधारित है जी। रिसेप्टर एक प्रोटीन का बना हुआ अणु है जो हमारे कोशिका झिल्ली पे पाई जाती है, जिससे दवाइयां जुड़ के अपना कार्य करती हैं जी। फार्माकोविजिलेंस, हाँ ये चीजें बता देता हूँ। रिसेप्टर जो है कई तरीके के, हर शरीर के अंगों में, हर जगह पे, हर सेल्स के पास अलग अलग तरीके के हो सकते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हमारे देश में हम लोग हैं, ढेर सारी जो जनसंख्या है, 140 करोड़, 127 करोड़ जो संख्या है, तो अलग अलग प्रोफेशन में हम लोग हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। अगर देश को पूरे शरीर की तरफ देख लिया जाए तो अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग तरीके से इकोनॉमी को, हमारे चीज़ों को मेंटेन किए हुए हैं। वैसे रिसेप्टर, जो रिसेप्टर बॉडी में प्रेजेंट हैं, वो अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन अलग अलग रोल देते हैं। कभी किसी चीज़ को घटाने का, किसी चीज़ को बढ़ाने का, जैसे हृदय की गति है, कभी कभी बढ़ा भी देते हैं, कभी कभी घटा भी देते हैं। तो अलग अलग रिसेप्टर, अलग अलग काम जी। आते हैं फार्माकोविजिलेंस में। ये जो टर्म्स है या शब्द है, इसके बारे में देखते हैं। फार्माकोविजिलेंस, इसमें भी फार्माको वर्ड है यानी कि ड्रग, विजिलेंस देखना, मॉनिटर करना, दृश्य से मीन है कुछ, ठीक है। तो जो दवाई मार्केट में उपस्थित है उसको मॉनिटर करना, जांचते रहना, देखते रहना कि वो कैसा इफेक्ट दे रहा है, बैड इफेक्ट या गुड इफेक्ट दे भी रहा है, कितने परसेंट में दे रहा है, ये सब चीजें। जैसे हम लोग अक्सर न्यूज में पढ़ते हैं कि ये दवाई बैन कर दी गई है क्योंकि इससे कैंसर हो रहा है ना। तो ये वो सब चीजें फार्माकोविजिलेंस के ही वजह से पॉसिबल है, या इसी के अंडर में हम मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। समझ आएगा? फार्माकोविजिलेंस in which we study about the drugs which are present in the market. It give how to respond या how to action, bad or good. Okay? आपको प्रॉपर नोट्स
मिलेगा, जिसमें आप चीज़ें यही जो हम बता रहे हैं यही चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी छोटे छोटे सेंटेंस में। ड्रग यहाँ पे हमने मेंशन किया, अब पूरी बात ही ड्रग के बारे में हो रही है तो ड्रग देख लेते हैं। ड्रग एक ऐसे केमिकल है, वो ड्राई फॉर्म में हो सकते हैं, सूखे हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, जो इनकी ऐसी कैपेसिटी होती है जो हमारे शरीर में या फिर जानवरों के शरीर में, किसी के भी जिसके लिए बनाई है, उनके शरीर में बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बीमारी को रोक सकते हैं, या हमारे शरीर को फिजियोलॉजी को, कार्य को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये ड्रग एक ऐसे केमिकल्स हैं, रसायन हैं, जो हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों को ठीक करते हैं या रोक सकते हैं, या तो हमारे शरीर के कार्य को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। पोटेंसी एक वहीं पे शब्द है, पोटेंसी। पोटेंसी से मतलब ये होता है पावर, पोटेंशियल पावर। ठीक, पोटेंसी को हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि जो भी हम दवा देने वाले हैं तो उसका शरीर पे कितना एक्शन चाहिए, उसी अनुरूप हम उस दवा को देंगे। जैसे आपने देखा होगा 500 mg पैरासीटामॉल, 650 mg पैरासीटामॉल, तो जिस हिसाब से कंडीशन है उस हिसाब से हमें एक्शन भी चाहिए दवा का, तो वही पोटेंसी होता है। हमारे इच्छा अनुसार जब दवाई कार्य करती है या उसके हिसाब से ही हम उसकी मात्रा तय करके जब देते हैं पेशेंट को, ये पोटेंसी करती है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट ये दोनों सब कुछ सिमिलर लग रहे हैं, समान लग रहे हैं और हैं भी समान टाइप के, लेकिन काम उल्टा करते हैं दोनों। एगोनिस्ट आप देखेंगे, एगोनिस्ट जो एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, चाहे दवाई होते हैं, जब हम उसे इनहेल करते हैं या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पेशेंट्स में, वो हमारे शरीर में रिसेप्टर से जुड़ के उनके कार्य को बढ़ाते हैं। Agonist is a molecule like drug which bind to receptor and increase the action. ठीक है। एंटागोनिस्ट, अब एक चीज तो बढ़ा रही है, अब एंटी लग गया है यहाँ पे, एंटी सीधे सीधे आप बोल सकते हैं। एंटी जैसे अभी अब देख रहे हैं इलेक्शन चलने वाला है या चल रहा है, तो उसमें एक पार्टी अलग है, दूसरी पार्टी उसके सामने है, तो हर पार्टी चाहेगी जीतना, है ना। तो जिस पार्टी को जो पार्टी हराना चाहती है वो उसके एंटी है, सीधी बात। पहली पार्टी जैसे कोई भी मान लो ए पार्टी है, वो जीतना चाह रही है, वो इसका काम है, और जो बी पार्टी है वो उसे हराना चाहती है, तो सीधे सीधे हम बोलते हैं कि ये एंटी पार्टी है ना। तो वैसे ही कोई रिसेप्टर है या दवाई है ना, या बीमारी है, उसके प्रति जो हम दवाइयाँ देते हैं, तो वो अगर उसके काम को रोकें तो वो एंटागोनिस्ट हुए। एंटागोनिस्ट एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या अणु होते हैं या दवाई होते हैं जो किसी भी चीज को या शरीर के कार्य को रोकने का काम करते हैं, उल्टा काम देंगे। ठीक है, एंटा एगोनिस्ट से बोलते हैं। तो आपने अभी तक डिफिनीशन पढ़ा सिर्फ, चलिए आगे देखते हैं। हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स ऐतिहासिक चिन्ह सीधे सीधे बोल सकते हैं, रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, जो चिकित्सा का क्षेत्र है उससे संबंधित कुछ ऐतिहासिक चिन्ह। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ये इंट्रोडक्शन है और इसमें मैंने 3 टॉपिक्स को भी कवर किया है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें होता क्या है, जैसे कि आपने ये सुना होगा कि स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता की पहली क्रांति 1857 में हुई थी, जिसमें एक नाम बहुत ही हाईलाइटेड है, मंगल पांडे जी और उनके ग्रुप का। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया था स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जो पहली बार हुआ और अच्छा था, होना चाहिए था, जरूरत था, तो लोगों ने अभी तक याद रखा और आगे भी याद रखेंगे। तो वैसे ही मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसा हुआ
जो होना चाहिए था, लोगों को जरूरत थी, उसकी बात हम करेंगे हिस्टोरिकल लैंडमार्क रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया था 1857 में, और इसमें जो साइंटिस्ट वगैरह का नाम लिया जाएगा वो बीमारियों के प्रति किए होंगे कुछ, या हमारे शरीर के प्रति कुछ खोज किया होगा, है ना। मेडिकल फील्ड में दो ही चीजें, शरीर और दवाई, है ना। चलिए देखते हैं, इसमें मैंने लिखा है द हिस्ट्री रिगार्डिंग टू मेडिसिन इज वेरी ओल्ड। जो इतिहास है मेडिसिन से संबंधित, दवाई से संबंधित, वो बहुत पुराना है। बिफोर 3500 बीसी, बीसी बिफोर क्राइस्ट, जो क्राइस्ट जी थे उनके जन्म से 3500 साल पहले का है जो हमारा दवा का इतिहास है। इसमें द क्यूरेटिव वैल्यू ऑफ द प्लांट और ड्रग सोर्स हैव बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा एंड अदर वेदा। 3500 साल बीसी पहले ही, ईसा मसीह के जन्म से पहले ही, जो क्यूरेटिव वैल्यू ऑफ द प्लांट, किसी बीमारी को ठीक करेगा, क्योर मतलब ठीक करना, पौधों में जो ठीक करने की क्षमता है, और दवाई का सोर्स, दवाई किन किन पौधों से पाया जाएगा, दवा पौधों में जो ठीक करने की क्षमता है बीमारियों को, और किन किन पौधों से पाया जाएगा, ये मेंशन किया गया है, ये लिखा गया था ऋग्वेद एंड अथर्ववेद में 3500 साल बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह जन्म से 3500 साल पहले ये चीजें मेंशन की गई थी कि दवा कहाँ से पाई जाती है, किन किन पौधों से, और कैसे बीमारी को ठीक करती है। वो ऋग्वेद और अथर्ववेद में मेंशन किया गया था, लिख दिया गया था। जो 4 वेद होते हैं, यहाँ पे तो लिखा ही है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। अब इसमें हमने फिर लिखा है डिस्कवरी एंड स्टेटमेंट ऑफ सम साइंटिस्ट और RS, कुछ वैज्ञानिकों का खोज और उनके कथन इस प्रकार से, जैसे पाइपरस इबर्स, यह एक डॉक्यूमेंट है, यह एक लिखित पुस्तिका है जो कि इजिप्टियंस द्वारा लिखी गई। इजिप्ट के रहने वाले लोगों को इजिप्टियंस बोलते हैं। पाइपरस इबर्स एक पुस्तिका है या डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा गया है इजिप्टियंस के द्वारा। क्या लिखा गया है? ढेर सारी दवाई, पौधों, इन सब के बारे में है, और मानव शरीर के संरचना और कार्य के बारे में इन्होंने लिखा। तो भाई जाहिर सी बात है, पहले लिखा गया था इतिहास में, तो उस समय जरूरत थी जानने की, तो ये आज भी ऐतिहासिक चिन्ह बना हुआ है मेडिकल फील्ड में। जी, पहला पॉइंट हो गया। हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स ये भी एक साइंटिस्ट थे ग्रीक के। हिप्पोक्रेट्स ग्रीक के साइंटिस्ट थे जिन्होंने शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, जो ब्लड हार्ट से लेके पूरा शरीर में फैल रहा है, बह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसके बारे में बताया या पढ़ा। और इन्होंने फिजिशियन के लिए ओथ भी दिया है। फिजिशियन जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है जी, उनको ओथ, शपथ लेने के लिए कि मैं शपथ लेता हूँ, मैंने जो पढ़ा है, ऐसे ऐसे करके वो चीजें, ठीक है। तो हिप्पोक्रेट जी का ये योगदान था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था और ओथ दिया था। और इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, हिप्पोक्रेट जी को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं जी। वर्क ऑफ गैलेन, गैलेन ये साइंटिस्ट का नाम। इनका कार्य क्या है, आखिर ये क्यों हिस्टोरिकल लैंडमार्क में जाने जा रहे हैं? तो इन्होंने एक्सट्रैक्शन मेथड बताया था, पौधों से हमें कैसे केमिकल निकालने, एक्सट्रैक्शन, केमिकल निकालना किसी भी चीज से, पौधों से, है ना, या जानवरों से, ठीक। तो गैलन जी ने ये काम किया था, ये बताया था कि हमें कैसे केमिकल निकालना चाहिए पौधों से, ठीक है ना, वो गैलन जी का काम था। डिस्कोराइट्स जी हैं, ये भी साइंटिस्ट हैं, इनका भी कुछ योगदान रहा है हिस्ट्री में। इन्होंने लगभग हजारों दवाइयों के बारे में या उन पौधों के बारे में बताया है। एक डॉक्यूमेंट में डी मटेरिया मेडिका, जिसका नाम डी मटेरिया मेडिका, एक बुक है जिसमें ये डिस्को राइट्स जी ने हजारों
मेडिसिनल प्लांट, 1000 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लगभग बताया है। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी फार्म वाले जो 3rd सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर में जा रहे हैं, उन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ा भी है, और कहीं ना कहीं हमने बायोलॉजी में इंटर में भी पढ़ा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फंगी से जो फफूंदी वगैरह लगती है ना, उससे, जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम है, उस फंगी का नाम, उससे इन्होंने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया 1928 में, जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है। बैक्टीरिया ग्रोथ करना चाहिए, एंटी कोई बात हो रही है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोके, है ना। एंटीबायोटिक्स बनाया था 1928 में, जिसे पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। ओसवाल्ड सेमिडबर्ग, ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर हैं। ओसवाल्ड सेमिडबर्ग ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर हैं, जिन्होंने सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक जो टर्म्स अभी हमने यहाँ समझा, फार्माकोकाइनेटिक यानी शरीर कैसे काम करता है दवाई पे, और फार्माकोडायनेमिक दवा कैसे काम करता है शरीर पे, इन्होंने समझाया था ओसवाल्ड सेमिडबर्ग जी। यही पे अब 7वें पॉइंट में हमने लिखा है सर रामनाथ चोपड़ा। सर रामनाथ चोपड़ा का नाम हमने पहले ही यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया था कि ये भारतीय फार्माकोलॉजी के जनक हैं, जिन्होंने भारत में इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया, या कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे खोज करना है इसमें, ये सब चीज़ें इन्होंने योगदान दिया था। तो इसलिए सर रामनाथ चोपड़ा जी भी हिस्टोरिकल लैंडमार्क में मेंशन कर रहे हैं। हम लोग, हमने कुछ साइंटिस्टों के बारे में जाना, ठीक है। तो हमने डिफिनेशन पढ़ लिया, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स पढ़ लिया। अब तीसरी चीज हमारी है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। इतनी जो चीजें हैं, ये आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या फायदे हैं मेडिकल फील्ड में, है ना। देखते हैं। इट हैव ब्रॉड स्कोप रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। इट हैव ब्रॉड स्कोप रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। इसका बहुत लंबा चौड़ा या विस्तृत स्कोप है, क्षेत्र है चिकित्सा के फील्ड, ठीक है ना। देखते हैं, पॉइंट मैंने लिख दिया और इसको नोट्स में हमने सेंटेंस में लिखा है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हम बता दे रहे हैं यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स। हम फार्माकोलॉजी को पढ़ के फार्माकोकाइनेटिक्स जान सकते हैं कि दवाई के साथ शरीर क्या करता है, उन्हें कब पचाता है, कब तोड़ता है, कब पेट से रक्त में जाने देता है, नसों से पार होके, है ना। ये हम फार्माकोलॉजी की वजह से जानते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। तो एक ये योगदान हुआ, ये एक क्षेत्र हुआ, फार्माकोलॉजी का फायदा हुआ। दूसरा लिखा है फार्माकोडायनेमिक। हम ये भी जान पाते हैं कि दवाई कैसे शरीर पे काम कर रहा है, ठीक है, ओके। तीसरा है इन रिसर्च। हम ये जान पाते हैं कि फार्माकोलॉजी पढ़ के हम दवाइयों में रिसर्च कैसे कर सकते हैं, खोज कैसे कर सकते हैं दवाइयों का, आखिर जो दवाई बनाए वो शरीर के लिए उपयुक्त हो, है ना, और चीजों को ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन रिसर्च। तो रिसर्च में भी फार्माकोलॉजी का योगदान दवाइयों के। चौथा है एकेडमिक या स्टडी। हम फार्माकोलॉजी के बारे में जान के या पढ़ के, एकेडमिक या स्टडी बोल रहा है तो हम अध्ययन कर सकते हैं, कॉलेजों में संस्थाओं में पढ़ा सकते हैं, मेडिकल फील्ड के सिलेबस में इसे इसीलिए तो मेंशन किया गया है, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा है टॉक्सिकोलॉजी। हम ये जान सकते हैं कि जो दवाई है वो शरीर पे कैसे इफेक्ट दे रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, और या तो कोई अगर चीज हमारे शरीर में नुकसान हो जा रहा है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक का मतलब ये होता है कोई ऐसी पार्टिकल्स हैं, केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में कोशिकाओं को या हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं किसी से मर जाना, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उनको हम टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जान सकते हैं। और ये किसकी वजह से संभव है? फार्माकोलॉजी की वजह से। फार्माकोविजिलेंस ऊपर ही हमने बताया था कि हम दवाई को ये मॉनिटर कर सकते हैं, जांच सकते हैं समय समय पे कि वो जो मार्केट में है तो नुकसान पहुंचा रहा है या फायदा पहुंचा रहा है। कीमोथेरेपी, हम केमिकल के द्वारा चीजों को शरीर में किल करना,
या कैंसर वगैरह ठीक करना, ये सब चीज़ें कीमोथेरेपी में जान सकते हैं। वो किसके वजह से संभव होगा? फार्माकोलॉजी। वेटेरिनरी, वेटेरिनरी ये होता है पशु चिकित्सा। हम फार्माकोलॉजी पढ़ के पशु चिकित्सा के बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर पे दवाई काम कर रहा है, वैसे ही पशुओं के शरीर में कैसे दवाइयाँ काम करती हैं या उन्हें ठीक किया जाए। तो इतना इसको खुद है, और भी होते हैं, मैंने मेंशन नहीं किया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वैसे। तो ओके दोस्तों, आपके सिलेबस के अनुसार मैंने आज 3 टॉपिक कवर किया: डिफिनीशन, हिस्टोरिकल लैंडमार्क, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। जिसमें डिफिनीशन में हमने फार्माकोलॉजी के बारे में जाना कि फार्माकोलॉजी क्या है, उसके 2 पार्ट हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, और उसमें कुछ डिफिनीशन हमने जाना। फिर हिस्टोरिकल लैंडमार्क और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और सहायक होगा आपके सिलेबस को पूरा करने में, आपको पढ़ने में, आपको याद रखने में। मैंने अपनी तरफ से आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की। कोई कमी है तो आप कमेंट में लिखिए, हम और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, सुधार लाएंगे। ओके, नया चैनल है तो आप लोग प्रमोट करिए, इसे सपोर्ट करिए, ऐसे ही हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने बेस्ट फ्रेंड को भी हमारे वीडियोस के बारे में बताइए।